आज हम अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि जो अमेरिका के अंदर फेडरलिज्म का मॉडल है वो किस तरीके का है, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रूली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको हम क्लासिक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उसको हम मॉडल फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, या फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को हम मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर ही हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को भी क्लासीफाई करते हैं कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अच्छे तरीके से सबसे पुराना फेडरल सिस्टम, सबसे पुराना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम क्लासिक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। तो इस तरीके से हम अमेरिका का जो फेडरलिज्म का मॉडल है उसको समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम कनाडा का मॉडल ऑफ फेडरलिज्म समझेंगे, उसके आगे हम इंडिया का समझेंगे, ब्राजील का समझेंगे, बेल्जियम का समझेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो पूरी की पूरी किताब है मेजर 4 की, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फेडरलिज्म को ही समझेंगे। फेडरलिज्म को हम क्योंकि हमारी बुक के टाइटल का नाम भी यही है कंपैरेटिव फेडरलिज्म, तो हम यहाँ पे अलग अलग जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करेंगे। तो आइए इस अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फेडरलिज्म होता क्या है। जैसे कि पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया है कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्या वो कंडीशंस हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखती हैं। तो फेडरलिज्म के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि फेडरलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है, या फिर डिवीजन ऑफ पावर जिसको हम बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक कोर प्रिंसिपल है किसका, फेडरलिज्म का। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। तो फेडरलिज्म के अंदर जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमें ये डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली दिखता है। तो सेंटर की क्या पावर होगी, सेंटर की अथॉरिटी क्या होगी, सेंटर के फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली रिटन है, क्लियरली बताया गया है। स्टेट की अथॉरिटीज क्या होंगी, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होंगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। अब इसके अंदर एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर आता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होना चाहिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली, मतलब कि हम उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इतनी आसानी से अगर उसको चेंज कर लें तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसको अफेक्ट नहीं करेगा क्या ये। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि उस संविधान को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता है, राइट, आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, सेंटर की क्या पावर है, स्टेट्स की क्या पावर है, वो जो दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है, उसको बदला ना जा सके। ऐसा ना हो कि कल को सेंटर जो है वो डिवीजन ऑफ पावर को अमेंड कर दे या चेंज कर दे, या फिर स्टेट से पावर को छीन ले, स्टेट्स को जो है अपने सबऑर्डिनेट स्टेट्स को जो है वो सबऑर्डिनेट पोजीशन दे दे। तो इसलिए हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होनी चाहिए, ताकि अगर दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर सेंटर और स्टेट की पावर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। तो अगर पावर्स डिवीजन ऑफ पावर के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगी, उस डिस्प्यूट को जो है वो जुडिशरी सॉल्व करेगी। तो इसलिए ये कुछ फीचर्स हैं किसके, फेडरलिज्म के। इसके अंदर हम और देखते हैं, और क्या देखते हैं, हमारे पास 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए और सेंट्रल लेवल पे भी होनी चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखो, एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वहां पे सेंटर और स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। वहां पे खाली सेंटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्टेट्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो अपनी पावर जो है वो सेंटर से डिराइव करती हैं। तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो है वो सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सेंटर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सिर्फ सेंटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और हो सकता है कि स्टेट भी एग्जिस्ट करती हूं, स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हूं, लेकिन स्टेट्स के पास पावर्स बहुत कम होती हैं। वो जो अपनी पावर्स हैं वो सेंटर से डिराइव करती हैं। तो सेंटर की मर्जी के ऊपर यहां पे स्टेट्स रहती हैं। सेंटर चाहे तो स्टेट्स को पावर दे, सेंटर चाहे तो स्टेट्स को पावर नहीं दे। जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं, तो इंग्लैंड का सिस्टम क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। इंग्लैंड का वहां का गवर्नमेंट का सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो यूनिटरी सिस्टम है वहां पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। अब आइए बात करते हैं अमेरिका की,
क्योंकि जो मेन टॉपिक है हमारा वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अमेरिका का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, अमेरिका जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, उसी तरीके से अमेरिका भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। मतलब इंग्लैंड ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। अब होता क्या है, 1776 में 13 कॉलोनीज जो थी अमेरिका की, मतलब कि 13 कॉलोनीज जिसको उसने ब्रिटिशर्स ने जो है कॉलोनी बनाया हुआ था, उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। राइट, इंडिपेंडेंस हासिल की। पहले तो अमेरिका के साथ जो है वो 13 कॉलोनीज ही आती थी, लेकिन उसके बाद 37 स्टेट्स ने और अमेरिका को ज्वाइन किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल 50 स्टेट्स हो गई अमेरिका की। राइट, तो क्या होता है कि 1776 में वहां पे आज़ादी मिलती है। वहां पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्यूशन होता है, ब्रिटिशर्स को वहां से भगा दिया जाता है। पहले 13 कॉलोनीज थी अमेरिका के साथ, उसके बाद 37 और स्टेट्स ने अमेरिकन यूनियन को या अमेरिकन फेडरेशन को ज्वाइन किया, और अभी अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स आती हैं। 1787 में क्या हुआ कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, अडॉप्ट किया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। राइट, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, उसी तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अडॉप्ट किया गया कब, 1787 को। उसके बाद हम देखते हैं कि 1789 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इफेक्ट में लाया गया, मतलब कि लागू किया गया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर 7 आर्टिकल्स आते हैं। राइट, 7 आर्टिकल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। 2 महीने के अंदर इसको रेडी किया गया था, 2 मंथ्स के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ सा कॉन्स्टिट्यूशन है। 7 आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं और उसको 2 महीने के अंदर जो है वो रेडी किया गया था। अब हम देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या वो फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ वैसे फीचर्स होंगे जिन फीचर्स के बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आइए उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। जब मैं फेडरल फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, फेडरल फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले यहां पे क्या आता है, सबसे पहले वही आएगा यहां पे, डिवीजन ऑफ पावर। राइट, डिवीजन ऑफ पावर। तो मैंने आपको बताया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया है। सेंटर की क्या पावर्स होंगी, स्टेट्स की क्या पावर होंगी, वो क्लियरली डिवाइड की गई हैं। राइट, तो सेंटर की अथॉरिटी क्या होगी, राइट, सेंटर की पावर्स क्या होंगी, सेंटर के फंक्शंस क्या होंगे, ये क्लियरली डिवाइड किए गए हैं। एंड सेम गोज विद स्टेट्स एज वेल। स्टेट्स की पावर, स्टेट्स की अथॉरिटी और स्टेट्स के फंक्शन क्या होंगे, उनको क्लियरली डिवाइड किया गया है। राइट, अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर जैसे प्रिंसिपल्स को वहां पे फॉलो किया जाता है कि पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। राइट, ओन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी के साथ साथ स्टेट्स का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पे। तो जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे भारत का एक ही संविधान है जिसको हर इंसान फॉलो करता है, चाहे मैं जम्मू कश्मीर से हूं, चाहे मैं महाराष्ट्र से हूं, लेकिन मेरा संविधान एक ही संविधान है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर स्टेट्स का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो बेसिकली अमेरिका के अंदर स्टेट्स को किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, स्टेट्स का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन थी कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन 2019 में जैसे ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हो गया, उसको रिपील कर दिया गया। राइट, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अपना सुप्रीम कोर्ट भी है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं। राइट, लेकिन अमेरिका के अंदर स्टेट्स के अपने सुप्रीम कोर्ट्स भी होते हैं। राइट, कि अमेरिका के अंदर स्टेट्स का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो स्टेट्स का हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम है, वो उनका अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस तरीके से हम वहां पे देखते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनका अपना इलेक्शन कमीशन भी होता है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन। ईसीआई तो इंडिया में होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उनका अपना होता है यहाँ पे।
तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो है वो एक ही इलेक्शन कमीशन होता है जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टेट्स का भी इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो जो है वो पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, राइट, और उसी के साथ साथ वो स्टेट लेजिस्लेचर की भी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। लेकिन तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट की इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाता है, और उसी के साथ साथ स्टेट्स के अंदर एमएलएज और स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर स्टेट की इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए उनका अपना इलेक्शन कमीशन है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पे प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर को फॉलो किया गया है, राइट। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भाई साहब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, वहां पे हम देखते हैं कि 7 आर्टिकल्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बड़ा ब्रीफ सा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, मैंने आपको बताया 2 महीने के अंदर उसको रेडी किया गया था, राइट। ये जो 7 आर्टिकल्स हैं 2 मंथ के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया था, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर को मेंशन किया गया है। इसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि स्टेट्स की पावर क्या होंगी और सेंटर्स की पावर क्या होंगी, और किस तरीके से स्टेट्स की अथॉरिटी क्या होगी, सेंटर की अथॉरिटी क्या होगी, स्टेट के फंक्शंस क्या होंगे, सेंटर के फंक्शंस क्या होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली जो है वो डिफाइन किए गए हैं। उसी के साथ साथ थर्ड हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता है। कैनॉट बी अमेंडेड इजली, कैनॉट बी अमेंडेड और चेंज्ड इजली, सो बेसिकली अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है ना तो भाई साहब बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, इसका मतलब ये हुआ कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब अमेंड किया जा सकता है उसको, लेकिन बहुत मुश्किल है। 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी 2024 चल रहा है। 200-300 साल हो गए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन अभी तक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 25 से 26 अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट टास्क है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का या अमेंड करने का। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था और अभी उसको बने हुए मेरे ख्याल से 74 साल हुए हैं, 74 ईयर्स। और अभी यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 120 से ऊपर अमेंडमेंट्स लाई जा चुकी हैं। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता है, बहुत मुश्किल काम है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का। अब अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदला नहीं जा सकता तो क्या है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको इतनी आसानी से जो है वो अफेक्ट भी नहीं किया जा सकता। फेडरल स्ट्रक्चर को इतनी आसानी से बदला भी नहीं जा सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बदला जा सकता तो डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर को भी अफेक्ट आप नहीं कर सकते हो। फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सेंटर स्टेट से उनकी पावर छीन ले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना रिजिड है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बदलना है तो 3/4 जो है वो स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए आपको। अगर 3/4 आप स्टेट्स मानती हैं, मतलब रेटिफाई करती हैं उस चीज को, तो ही अपने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल टास्क है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना। तो ये एक फेडरल फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद यहां पे क्या आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वहां पे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अमेरिका के अंदर सबसे पहले अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे अमेरिका के जो है वो कोर्ट्स ऑफ अपील आते हैं, और उसके नीचे जो है वो अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट है, राइट। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, ये हाईएस्ट कोर्ट है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सारे के सारे फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, सॉल्व्स ऑल द फेडरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरल डिस्प्यूट्स सेंटर और स्टेट के बीच में जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये सॉल्व करता है। उसी के साथ साथ अमंग स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको भी ये सॉल्व करेगा। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं वहां का, वो जो है सारे के सारे फेडरल डिस्प्यूट्स को वहां पे सॉल्व करता है। सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, पावर्स को लेके कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उसको सॉल्व करता है। स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसको सॉल्व करता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पे अवेलेबल है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करता है और वहां पे
वहां के फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कर सकता है, अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर से, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो जैसे इंडिया के केस में होता है कि मान लो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ पावर को अफेक्ट किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, उसको अमेंड किया जा रहा है, स्टेट्स से उनकी पावर को छीना जा रहा है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया जा रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, अमेरिकन जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट वहां की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करने की कोशिश की है। ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये फाइनल आर्बिटर है बिटवीन फाइनल आर्बिटर ऑफ फेडरल डिस्प्यूट्स, कि अगर फेडरल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, विद इन स्टेट्स डिस्प्यूट अराइज होते हैं, या बिटवीन स्टेट्स डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी। और जुडिशियल रिव्यू जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पे अवेलेबल हैं, ताकि अगर वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को कोई अमेंड करने की कोशिश करता है तो उस लॉ को जो है वो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू की मदद से। उस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट फेडरल फीचर क्या है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो नेक्स्ट फेडरल फीचर हम देखते हैं कि वहां पे क्या है, बाईकैमरलिज्म है। बाईकैमरलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, फेडरलिज्म का। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या है, टू हाउसेज अवेलेबल है, टू हाउसेज अवेलेबल हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पे क्या होता है, कांग्रेस होता है। तो कांग्रेस इज वेरी सिमिलर टू इंडियन पार्लियामेंट। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट होता है, वहां पे क्या होता है, कांग्रेस होता है, उसको हम कांग्रेस कहते हैं, सिमिलर टू पार्लियामेंट। उस कांग्रेस के अंदर दो हाउसेज आते हैं, एक को हम सीनेट कहते हैं और एक को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दो हाउसेज वहां पे आते हैं, जैसे इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी दो हाउसेज आते हैं जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। ये जो सीनेट है इसको हम अपर हाउस भी वहां पे कहते हैं, जैसे इंडिया के अंदर राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। और ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां पे इसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, सॉरी लोअर हाउस भी कहते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर लोकसभा को कहते हैं। तो इसको सीनेट को आप राज्यसभा के इक्विवेलेंट मान लीजिए, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, और इसको आप लोकसभा के इक्विवेलेंट मान लीजिए, जैसे इंडिया में लोकसभा है। तो अमेरिका के अंदर कांग्रेस आता है, कांग्रेस मतलब कि जैसे हम इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पे कांग्रेस है। उस कांग्रेस के अंदर दो हाउसेस हैं, एक को हम सीनेट कहते हैं, एक को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। सीनेट जो है अपर हाउस है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर हाउस है, जैसे इंडिया में लोकसभा है। अब क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, जैसे लोकसभा के अंदर डायरेक्टली एमपी चुन के जाते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और वो जो है वो लोकसभा के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं और डायरेक्ट लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के जो है वो इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भेजते हैं। लेकिन सीनेट के अंदर क्या होता है, सीनेट के अंदर अपॉइंट किया जाता है कुछ मेंबर्स को, राइट, अलग अलग स्टेट्स में से। तो जैसे कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में से क्या किया जाएगा, 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट जो है वो सीनेट के अंदर भेजे जाएंगे। तो अब क्या होगा, हर एक स्टेट अपने 2 मेंबर जो है वो सीनेट के अंदर भेजेगी। तो 50 इंटू 2 कितना हो गया, मतलब कि 100 मेंबर्स जो है वो सीनेट के अंदर जाएंगे। अब देखो, हर एक स्टेट जो है अमेरिका की, वो 2 मेंबर्स अपने सीनेट के अंदर भेज रही है। चाहे कैलिफोर्निया जैसी बड़ी स्टेट हो, चाहे कैलिफोर्निया जैसी बड़ी स्टेट हो, या फिर रोड आइलैंड जैसी छोटी सी स्टेट हो, अमेरिका के अंदर हर एक स्टेट से 2 मेंबर्स ही चुन के जाएंगे। किसके अंदर, सीनेट के अंदर। हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन सीनेट के अंदर दिया गया है, राइट। तो कैलिफोर्निया जैसी बड़ी स्टेट हो या रोड आइलैंड जैसी छोटी सी स्टेट हो, हर एक स्टेट में से 2 मेंबर्स सीनेट के अंदर चुन के जाएंगे, और सीनेट के अंदर बेसिकली स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन अब अगर आप राज्यसभा की बात करें, इंडिया के अंदर राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट से सबसे ज्यादा लोग राज्यसभा के अंदर लोग चुन के जाते हैं, एमपी चुन के जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा जैसी स्टेट्स में से सिर्फ एक
बंदा जो है वो राज्यसभा के अंदर जाता है, एक एक सीट जो है इन स्टेट्स को, छोटी स्टेट्स को दी गई है। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, लेकिन अमेरिका के अंदर हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है सीनेट के अंदर। तो नेक्स्ट फेडरल फीचर क्या है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का? बाइकैमरलिज्म के वहां पे दो हाउसेस हैं। बाइकैमरलिज्म कैसे फेडरल स्ट्रक्चर का या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है? क्योंकि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहां से पूरे देश से लोग चुन के आ रहे हैं, राइट? तो यहां पे जहां से पूरे देश से लोग जो है चुन के आ रहे हैं, लेकिन सीनेट के अंदर स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो पार्लियामेंट के अंदर जैसे राज्यसभा के अंदर स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर, सीनेट के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो ये इंश्योर करता है कि फेडरल सिस्टम के अंदर स्टेट्स की भागीदारी भी हो और पूरे देश के पार्लियामेंट के अंदर या कांग्रेस के अंदर जो है वो स्टेट्स का भी एक हाउस हो, जिसको सीनेट कहा जाता है, जिसमें स्टेट्स भी अवेलेबल हो और जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, उसमें स्टेट्स की भागीदारी भी हो, स्टेट्स भी सीनेट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका नेक्स्ट फेडरल फीचर बता दिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद नेक्स्ट फेडरल फीचर क्या आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो अगर मैं आपको बताऊं ना, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया के अंदर आप पूरे भारत के नागरिक हो, राइट? तो इंडिया के अंदर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है? अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ भाई साहब? कि वहां पे आप दो तरह की सिटीजनशिप को एंजॉय करते हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। लेकिन अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप है। इंडिया के अंदर जो है वो आप ऑल इंडिया सिटीजनशिप को जो है वो एंजॉय करते हो, ऑल इंडिया सिटीजनशिप। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं भाई साहब, राइट? तो आप ऑल इंडिया सिटीजनशिप को एंजॉय करते हैं, राइट? आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर यहां पे डुअल सिटीजनशिप है, जिसको हम डबल सिटीजनशिप भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्टेट के भी नागरिक हैं और उसी के साथ साथ आप अमेरिका के ओवरऑल नागरिक हैं। तो मान लो वहां पे अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, राइट? वहां की सिटीजनशिप भी आपको मिलेगी, वहां की सिटीजनशिप भी आपको मिलेगी और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूएसए की, अमेरिका की ओवरऑल तरीके से सिटीजनशिप भी आपको मिलेगी। तो एक पर्सन है, वन पर्सन, वो ओवरऑल तरीके से अमेरिका की सिटीजनशिप को भी एंजॉय कर रहा है और वो स्टेट की सिटीजनशिप को भी एंजॉय कर रहा है। तो दो तरह की सिटीजनशिप जो है वो अमेरिका के अंदर मिलती है। अमेरिका का जो स्टेट है वहां के भी आप नागरिक हैं, उसकी सिटीजनशिप भी आपको मिल रही है और ओवरऑल अमेरिका की सिटीजनशिप भी आपको मिल रही है। तो मान लो अमेरिका की जो कैलिफोर्निया स्टेट है, मान लो वो कोई स्पेशल राइट्स आपको देती है, राइट? मान लो आपको कोई स्पेशल राइट्स वो दे रही है, स्पेशल राइट्स वो दे रही है, स्पेशल पॉलिसीज वो बना रही है, स्पेशल पॉलिसीज वो बना रही है, ये सब चीजें भी आप इंजॉय करोगे। और अमेरिका, ओवरऑल अमेरिका या अमेरिका का कांग्रेस अगर आपको कुछ राइट्स दे रहा है या आपके लिए पॉलिसीज बना रहा है, तो वो भी आप यहां पे क्या करोगे? इंजॉय करोगे, वो भी आप इंजॉय करोगे, राइट? तो आपको डबल तरीके के राइट्स वहां पे इंजॉय करने को मिलते हैं। मान लो कैलिफोर्निया स्टेट ने अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं जो अमेरिका के बाकी स्टेटों ने बाकी स्टेट्स ने नहीं दिए हैं। तो उससे क्या होगा? आप उस कैलिफोर्निया स्टेट के स्पेशल राइट्स को भी एंजॉय करोगे और अमेरिका के ओवरऑल राइट्स को भी एंजॉय करोगे। तो इस तरीके से वहां पे आपको डबल सिटीजनशिप मिलती है अमेरिका के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनको हम फेडरल फीचर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टमार्टम यहां पे करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। डिस्टिंक्टिव फीचर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंटर इन some areas such as foreign policy management and interstate commerce। तो कुछ जगहों पे, कुछ एरियाज के अंदर, कुछ अफेयर्स के अंदर स्टेट्स जो है वो सेंटर की सबऑर्डिनेट है। सेंटर वहां पे ज्यादा पावरफुल है, सेंटर जो है वो स्टेट्स के ऊपर है, स्टेट्स जो है वो सेंटर के नीचे हैं। सेंटर वहां पे जो है वो उन एरियाज पे अपनी जुरिस्डिक्शन रखता है। जैसे फॉरेन पॉलिसी की मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, बाकी स्टेट्स के साथ कैसा रिलेशन होगा, वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेंटर ही यहाँ पे डिसाइड करता है। तो सेंटर ही वहां पे पावरफुल है, सेंटर ही वहां पे डिसीजन लेता है, स्टेट्स वहां पे
जो है वो उसके सबॉर्डिनेट हैं, उसके नीचे हैं। उसी के साथ साथ इंटर स्टेट कॉमर्स के अंदर मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में क्या व्यापार होगा, क्या ट्रेड होगा, वो भी कौन तय करता है, वो भी सेंटर तय करता है। तो दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कैसा होगा, राइट, कॉमर्स कैसा होगा, उसी के साथ साथ बिजनेस कैसा होगा, राइट, ये सब भी कौन तय करेगा, ये भी सेंटर तय करेगा। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सेंटर जो है वो पावरफुल है और स्टेट्स उसके सबऑर्डिनेट में आती हैं, राइट। कुछ एरियाज में फॉरेन पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेंटर ही डिसीजंस लेगा। अब स्टेट थोड़ी ना तय करेगी अमेरिका की, कोई स्टेट की अमेरिका के फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, विदेश नीति कैसी होगी। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिकन ओवरऑल अमेरिका का जो सेंटर है वही तय करेगा कि अमेरिका की विदेश नीति कैसी होगी, फॉरेन अफेयर्स कैसे होंगे, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। तो वो वहाँ पे सेंटर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका की सोवरेनिटी का मसला है, इंटीग्रिटी का मसला है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। इस तरीके से हमने समझ लिया है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है या फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स कैसे हैं। ये जो मैंने आपको फेडरल फीचर्स डिस्कस किए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के साथ साथ हम देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसी के साथ साथ हम बाइकैमरलिज्म देखते हैं, डुअल सिटीजनशिप देखते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और इन्हीं फीचर्स को जो है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल किया जाता है। अगर बाकी किसी स्टेट का, बाकी किसी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अगर ये फीचर्स होंगे तो उसको हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही हम बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी डिफाइन करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को हमने कॉमन फीचर्स मान लिया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है, उसको जो है वो कोर के तौर पे लिया जाता है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए और कंपैरेटिव फेडरल स्टडी करने के लिए, राइट। तो इसलिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को हम मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हम हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो है, या फिर हम उसको सिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी कहते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, राइट। तो इस तरीके से हम ओवरऑल देखते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि कई सारे एरियाज में स्टेट्स और सेंटर जो है वो कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेटिवली काम करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट्स और सेंटर को मिलजुल के काम करना पड़ता है, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम उसको कहते हैं। और सिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं। इसी के साथ हम इस टॉपिक को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।